जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम सब फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सब फिर से संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत समास टॉपिक को कवर करेंगे। आज की आपकी यह वीडियो क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों आज का समास। तो शुरुआत करते हैं समास की। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। इसका मतलब क्या है? मतलब अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। समझेंगे क्या है कि समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में व्यंज प्रत्यय जोड़कर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब एक पद बनाया जाता है तो उसे आपका समास कहते हैं। एक उदाहरण समझेंगे दोस्तों। रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ। दूसरा उदाहरण है रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाश्च। आगे क्या कह रहा है? एक सूत्र है या एक फार्मूला कह सकते हैं, समझिएगा इसको, कि विभक्ति लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम चह समासा सो अभिधीयते। इसका मतलब क्या है कि जहाँ विभक्तियों का लोप होता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत नहीं होता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे ही दोस्तों समास कहते हैं। आगे समझेंगे। समास में जब दो पदों का मेल होता है तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे समझेंगे, रामस्य पुत्रः मतलब राम पुत्रः, वाणेन हतः वाण हतः, युद्धे कुशलः युद्ध कुशलः, चौरात भयम चौर भयम। समास के अंतर्गत दो पद विद्यमान होते हैं दोस्तों। पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जब किसी भी सामासिक पद से दोनों पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। बात करें दोस्तों समास विग्रह की, तो समास विग्रह हमारा दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? लौकिक विग्रह, और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। बात करें लौकिक विग्रह की, तो जो विग्रह प्रचलन में होता है या लोगों को समझने या समझाने योग्य होता है उसे ही आपका लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। इसका मतलब क्या है कि राजा का पुत्र या राजा का पुरुष। अगला जो है दोस्तों अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या मतलब है कि जो विग्रह समाज के लोगों को समझने योग्य नहीं होता है उसे आपका अलौकिक विग्रह कहते हैं। अलौकिक विग्रह व्याकरणिक नियमों के अनुसार तोड़ते हुए प्रत्ययों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब अलौकिक विग्रह का दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजन धंडस पुरुषु, यह आपका उदाहरण हो जाएगा। अब बात करें समास के प्रकार की, तो समास के प्रकारों में भी विभेद विद्यमान है। बहुत सारे विभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार समास के 5 भेद माने गए हैं तथा कुछ के अनुसार समास के 6 भेद माने गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपका रचनाकार जो वरदराचार्य जी हैं समास के 5 भेद बताए हैं, किंतु इनके गुरु जो थे भट्टोजी दीक्षित समास के 4 भेद बताए हैं। किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा समास के 6 भेद बताए गए हैं और यही सर्वमान्य रूप से विदित होता है। मतलब हम लोगों को 6 भेद पढ़ना है। बात करें वरदराचार्य के अनुसार, तो वरदराचार्य के अनुसार केवल समास सहसुपा समास या सुसुप्सा समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके वरदराचार्य के अनुसार 5 समास माने गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वरदराचार्य के गुरु भट्टोजी दीक्षित, इनके अनुसार समास को 4 भागों में बांटा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
दोस्तों वहीं पे आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद ने समास के 6 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद का ही सर्वमान्य विदित माना गया है और यहाँ पे हम लोग 6 समास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास क्या होता है? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। देखिए सूत्र से ही पूरा क्लियर हो रहा है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, मतलब जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे आपका अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास से बना हुआ समस्त पद अव्यय हो जाता है। मतलब अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है और यह 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे उपतटम, तटस्थ समीपम, मतलब समीप के अर्थ में इसका होता है। जैसे उपनगरम, नगरस्थ समीपम, ये नगर के समीप में इसका प्रयोग होता है। जैसे उपगंगम, गंगा या समीपम, मतलब गंगा के किनारे या गंगा के समीप में इसका प्रयोग होता है। जैसे उपजरसम, मतलब जरा या समीपम, मतलब मृत्यु के समीप में इसका होता है। फिर एक वर्ड है आपका अधिहरी, मतलब हरव इति, इसका विभक्ति में प्रयोग होता है। फिर आता है निर्मच्छिकम, मच्छिकाणाम अभावः, मतलब ये यहाँ पे अभाव के रूप में प्रयोग होता है। अगला वर्ड है दोस्तों निर्जनम। निर्जनम मतलब जना नाम अभावः। फिर एक वर्ड है निर्धनम, धनस्य अभाव, धन के अभाव में। फिर आता है एक अतिहिमम, हिमस्यत्यय, मतलब नाश के अभाव में यहाँ पे। फिर एक वर्ड आता है अति इंद्रम, मतलब निद्राया अत्यय। अगला वर्ड है दोस्तों यथाशक्तिम। यथाशक्ति मतलब शक्तिम अनित्क्रियम, मतलब सामर्थ्य में इसका। सुभद्रम, भद्राणाम समृद्धि, समृद्धि में इसका होता है। फिर अनुविष्णुम, विष्णोह पश्चात, मतलब पश्चात के अर्थ में होता है। फिर दुर्वनम, यवना नाम व्यष्टि, मतलब दुर्गति में। फिर प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, और आपका है प्रत्यक्षम, अच्छम अच्छम प्रति, ये आपके विप्सा होते हैं। फिर आप बात करते हैं नदीभिश्चित, मतलब यदि किसी नदीवाची शब्द के पहले संख्यावाची शब्द आया हो तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे उदाहरण समझते हैं पंचगंगम। पंचगंगम का मतलब होता है पंचानाह गंगा नाम समाहारः। अगला उदाहरण है जैसे दोस्तों द्विमुनम। द्विमुनम मतलब द्वयोः यमुनयोः समाहारः। फिर एक उदाहरण है दोस्तों सप्त गोदावरीम, सप्ता नाम गोदावरीयाम समाहारः। आगे समझेंगे संख्या वंश ने, मतलब यदि किसी वंशवाची शब्द के पहले संख्या विद्यमान हो तो वहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे द्विमुनि, द्वयोः मुनियोः समाहारः। त्रिमुनि, त्रयोः त्रयाणाम मुनीनाम समाहारः। बात करें दोस्तों तत्पुरुष समास की। उत्तर पद प्रधानो पुरुषः। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, मतलब जिस समास के बाद वाले शब्द की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। गंगायाः जलम आनय, कूपम जलम आनय, तड़ागम जलम आनय, मतलब इन तीनों वाक्यों में प्रधानता आपकी जल की बताई गई है, चाहे वह जल कहीं का भी हो। अतः उत्तर पद की प्रधानता होने के कारण ही इसमें दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो गया है। तत्पुरुष समास के दोस्तों यहाँ पे 2 भेद बताए गए हैं। एक पहला है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। अब बात करें दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास की, तो मतलब जिस समास के दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं उसे आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा गया है। जैसे कृष्णः सर्पः, मतलब कृष्ण सर्पः, इसका मतलब क्या है काला सांप। बात करें श्वेत कमलम, श्वेत कमलम मतलब सफ़ेद कमल यहाँ पे आपका। नीलम गगनम मतलब नील गगनम, नीला आकाश की बात की गई है। द्योतम वस्त्रम मतलब धौत वस्त्रम, धुला हुआ वस्त्र की बात की गई है यहाँ पे। और नीलम अम्बरम मतलब नीला अंबर की बात की गई है। इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास को आपका कर्मधारय समास कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्यधिकरण तत्पुरुष की। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं
उसे आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहा गया है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के दोस्तों यहाँ पे 6 भेद बताए गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास की। तो द्वितीय तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद द्वितीय विभक्ति में विद्यमान होता है उसे आपका द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे उदाहरण समझेंगे, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः मतलब कृष्ण पर आश्रित, सुखम प्राप्तः मतलब सुख प्राप्तः, वाणम आहतः मतलब वाण हतः, और कूपम पतितः मतलब कूप पतितः कुएं को प्राप्त की बात की है यहाँ पे। फिर कष्टम आपन्नः कष्ट से उत्पन्न, या इसे कहा गया है कष्टापन्नः। अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय तत्पुरुष समास की। तो तृतीय तत्पुरुष समास दोस्तों क्या होता है कि जिस समास का पहला पद तृतीय विभक्ति में विद्यमान होता है उसे दोस्तों आपकी तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण समझेंगे, नखय भिन्नः मतलब नख भिन्नः, संकुलया खंडः संकुला खंडः मतलब सरौता से किया गया टुकड़ा, जैसे सुपारी के टुकड़े करते हैं। हस्तेन लुंजः हस्तलुंजः, कर्णेन बाधितः या कर्णेन बधिरः मतलब कान से बधिर मतलब कान से जो ना सुन पाता हो। हस्तेन लुंजः मतलब हाथ से जो विकलांग हो, उसकी बात की गई है। अगला समास है दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास की बात करेंगे कि जिस समास का पहला पद चतुर्थी विभक्ति में विद्यमान हो वहाँ पर आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है। उदाहरण है यूपाय दारू मतलब यूप दारू, यज्ञ के लिए यहाँ पे लकड़ी की बात की गई है। भूतेभ्य बलि भूत बलि ये कहा जाएगा मतलब प्राणियों के लिए जो बलिदान दिया जाता है। द्विजाय अर्थम मतलब द्विजार्थम ब्राह्मण के लिए जो धन दान किया जाता है। और बात करें ज्ञानाय अर्जनम मतलब ज्ञानार्जनम की मतलब ज्ञान के अर्जन की बात की जाती है। और देवाय अर्पणम मतलब देवार्पणम देवताओं को अर्पित, देवताओं को जो दिया जाता है दान या देवताओं को जो चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास की। तो पंचमी तत्पुरुष समास दोस्तों क्या होता है, जिस समास का पहला पद पंचमी विभक्ति में विद्यमान होता है उसे दोस्तों हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात करें, अश्वात पतितः मतलब अश्व पतितः, चौरात भयम चौर भयम, सिंघात भयम मतलब सिंह भयम। अब बात करें दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास की। तो षष्ठी तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद षष्ठी विभक्ति में विद्यमान होता है वहाँ पर आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे गणा नाम पति गणपति, देवा नाम आलय देवालय, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। आगे बात करते हैं दोस्तों हम उदाहरण की, धना नाम पति मतलब हो गया धनपति। फिर बात करते हैं भुआ नाम पति भूपति, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, विद्यायाः आलयः मतलब विद्यालय। अब बात करते हैं दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष की। सप्तमी तत्पुरुष क्या होता है कि जिस समास का पहला पद सप्तमी विभक्ति में विद्यमान होता है उसे दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अच्छेषु सौंड अच्छ सौंड मतलब पासों में निपुण। फिर बात करते हैं शास्त्रेषु कुशलः मतलब शास्त्रों में जो कुशल हो। फिर आता है आपका युद्धेषु कुशलः मतलब युद्ध कुशलः जो आपका युद्ध में कुशल हो। नीते निपुणः नीति में जो निपुण हो उसकी बात की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं तत्पुरुष समास के उपभेदों की। तो तत्पुरुष समास के दोस्तों 7 उपभेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंज तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास या मयूर व्यन सकादि तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नंज तत्पुरुष समास की। नंज तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों कि नंज तत्पुरुष समास में या का लोप हो जाता है, केवल ना आपका शेष बचता है। इस ना का परिवर्तन 2 रूपों में किया जाता है। यदि ना के बाद स्वर से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द हो तो वहाँ पर ना का परिवर्तन अन में किया जाता है। जैसे उदाहरण समझेंगे, ना धन अश्वः अनश्वः इसका शब्द बनेगा। जैसे ना धन आचारः अनाचारः, ना धन आदरः तो यहाँ पे बनेगा अनादरः। आगे बात करते हैं दोस्तों ना धन आहूतः तो यहाँ पे आपका शब्द बनेगा अनाहूतः। इसके बाद आता है दोस्तों ना धन आवश्यकः तो यहाँ पे आपका शब्द बनेगा अनावश्यकः।
इसके बाद ना धन उदिता, तो यहाँ पे आपका शब्द बनेगा अनुचितता। बात करते हैं जब ना के बाद कोई व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द आए तो वहाँ पे आपका ना का परिवर्तन आ में हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे पहला उदाहरण हम समझते हैं ना धन हिंसा, तो यहाँ पे शब्द जो बनेगा आपका, इस शब्द को अहिंसा बोला जाएगा। फिर अगला शब्द है दोस्तों ना धन संवैधानिका, इसका मतलब क्या है, असंवैधानिका। ना धन सत्य, जो शब्द बनेगा दोस्तों ये बनेगा असत्य। इसके बाद शब्द है ना धन तिथि अतिथि, ना धन ब्राह्मणा अब्राह्मणा, ना धन कर्म अकर्म। इसके बाद ना धन सामाजिका, तो ये शब्द बनेगा दोस्तों आपका असामाजिका है। अब बात करें दोस्तों अलुक तत्पुरुष समास की, तो अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों कि जब अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोप नहीं होता है, अतः इसे अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण समझेंगे, इसे वाचस्पति, मतलब इस शब्द बनेगा आपका वाचस्पति, काफ़ी पूछे जाने वाला वर्ड है। फिर एक शब्द है परस्मय पदम, परस्मय पदम। फिर एक दोस्तों शब्द है आत्मने धन पदम, तो ये शब्द बनेगा आत्मने पदम। खे धन रचरति, खेचरह बनेगा। फिर युद्धि धन स्थिर, तो ये आपका बन जाएगा युधिष्ठिर। अब बात करते हैं दोस्तों प्रादि तत्पुरुष समास की, तो प्रादि तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास के पहले पद में सु कु प्रा और एक है परि आदि उपसर्गाएं और किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराएं, तो वहाँ पे आपका प्रादि तत्पुरुष समास हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले प्रकृष्टा, प्रकृष्टा आचार्य मतलब प्राचार्य, प्रकृष्टा प्लस अध्यापक प्राध्यापक, कुप्सिता प्लस पुत्र मतलब कुपुत्र। अगला जो दोस्तों वर्ड है कुप्सिता प्लस राजा, तो यहाँ पे आपका बनेगा कुराजा। कुप्सिता प्लस भार्या, तो यहाँ आएगा कुभार्या। शोभना प्लस पुत्र मतलब सुपुत्र। अगला वर्ड है दोस्तों अध्ययनात् परिग्लानि, मतलब पर्यधना, मतलब अध्ययन से आलस्य जो करते हैं। ये दोस्तों आप लोगों में बहुत सारी समस्या है जो अध्ययन से आलस्य करते हैं। अगला जो दोस्तों तत्पुरुष समास है हमारा उपपद तत्पुरुष समास है। तो उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास का उत्तर पद को मतलब बाद का पद समझा गया है, उत्तर पद क्या होता है, क्रियावाची होता है, उसे आपका उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण समझिएगा, कुंभम करोति इति मतलब कुंभकारः, चर्म करोति इति चर्मम करोति इति चर्मकारः की बात की गई है। प्रभाम करोति इति मतलब प्रभाकारः, धर्मम जानाति इति धर्मज्ञः जो धर्म का ज्ञानी हो। फिर एक वर्ड है धर्मम करोति इति मतलब धर्मम जानाति इति मतलब धर्मज्ञ की बात कही है। फिर मम्मम कर जानाति इति मतलब मर्मज्ञ। अगला जो दोस्तों समास है आपका गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास क्या होता है, मतलब गति तत्पुरुष समास से तात्पर्य है प्रचलन युक्त से, अर्थात जिन पदों के अंत में कृत्य प्रत्यय विद्यमान हो उसे आपका गति तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऊरम कृत्वा उरीकृत, शुक्लम कृत्वा शुक्लीकृत, पटम चा अपटम कृत्वा मतलब पटपटाकृत, और एक वर्ड है दोस्तों पुरः कृत्वा मतलब पुरस्कृत। अगला समास है जो दोस्तों हमारा ये है आपका मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो जिस तत्पुरुष समास का बीच वाला पद दोस्तों गायब हो जाता है उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे शाक प्रिया पार्थिवा, तो इसमें बीच वाला शब्द दोस्तों आपका है प्रिया, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा शाक पार्थिवा। अगला शब्द है देव पूजका ब्राह्मणा, तो यहाँ पे आपका पूजका का लोप हो जाएगा और जो शब्द बनेगा देव ब्राह्मणा। फिर अगला शब्द है दोस्तों देव पूजका वृक्षा, तो यहाँ पे आपका पूजका शब्द का लोप हो जाएगा और जो शब्द बनेगा दोस्तों देव वृक्षा। आगे बात करते हैं दोस्तों मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास। ये क्या होता है कि व्यंसक से तात्पर्य है चालाक से। जब पूर्व पद के स्थान पर उत्तर पद तथा उत्तर पद के स्थान पर पूर्व पद कर दिया जाए तो उसे आपका मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों समझ देंगे, मयूर व्यंसका
मतलब व्यंसक मयूरा। बालक चतुरा, चतुर बालक की बात की गई है। ब्रह्मचारी पटु, मतलब पटु ब्रह्मचारी की बात की गई है। अगला जो समास है दोस्तों, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास क्या होता है, एक सूत्र की सहायता से समझेंगे। विशेषणम विशेषण बहुलम, विशेषणम विशेषण बहुलम। इसका मतलब क्या है कि समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। अब बात करें कर्मधारय समास के भेदों की, तो कर्मधारय समास के आपके 4 भेद माने गए हैं। पूर्व पद विशेषण कर्मधारय समास, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, इसके बाद उभय पद विशेषण कर्मधारय समास, और लास्ट आपका रूपक कर्मधारय समास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पूर्व पद कर्मधारय विशेषण कर्मधारय समास की। तो क्या कह रहा है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का दोस्तों पहला पद विशेषणवाची हो उसे पूर्व पद विशेषण कर्मधारय समास कहा गया। जैसे श्वेतम वस्त्रम मतलब श्वेत वस्त्र, नीलम अम्बरम मतलब नीलांबरम, श्वेतम चासो वस्त्रम मतलब श्वेत वस्त्रम, या श्वेतम चा तत् वस्त्रम, ये भी आपका श्वेत वस्त्रम बनेगा। जैसे पीतम अम्बरम की बात की जाए तो पीताम्बरम हो जाएगा। जैसे बात करें कृष्णा सर्पम मतलब कृष्ण सर्पम, महान चासो आत्मा मतलब यहाँ पे महात्मा की बात की गई है। अगला जो है हमारा समास है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। ये क्या होता है दोस्तों, मतलब जिस समास का पहला पद उपमानवाचक मतलब प्राकृतिक होता है उसे आपका उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहा गया है। उदाहरण समझिए, चंद्र इव मुखम मतलब चंद्रमुखम। अगला उदाहरण दोस्तों कमल इव हृदयम मतलब कमल हृदयम, सॉफ्ट हृदय जिसको कहा गया है सॉफ्ट हृदय। इसके बाद है आपका घन इव श्यामा मतलब घन श्यामा, घनश्यामा की बात की गई यहाँ पे। अगला जो समास है दोस्तों वो है उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। ये क्या होता है दोस्तों कि जिस समास का दोनों पद, जिस समास का दोनों पद विशेषणवाची होता है उसे दोस्तों उभय पद विशेषण कर्मधारय समास कहा गया है। उदाहरण समझेंगे, जैसे शुभम चा अशुभम चा, तो जो शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा शुभा शुभम। जैसे पीतम चा धौलम चा मतलब पीत धौलम। एक वर्ड है दोस्तों श्वेतम चा और धौलम चा मतलब श्वेत धौलम। फिर दोस्तों वर्ड है कृतम चा अकृतम चा मतलब कृता कृतम। चरम चा अचरम चा मतलब चरा चरम। फिर दोस्तों एक शब्द है श्वेतम चा कृष्णम चा, ये हो गया दोस्तों आपका श्वेत कृष्णम। आगे बात करते हैं दोस्तों हम रूपक विशेषण कर्मधारय समास की। तो रूपक विशेषण कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस समास में उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होता है उसे रूपक कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझेंगे, शोक एवं अग्नि शोकाग्नि, समय एवं कालः समय कालः, हृदय एवं कमलम हृदय कमलम, मोक्ष एवं स्वर्गम मोक्ष स्वर्गम, चिंता एवं अग्नि मतलब चिंताग्नि। बात करें दोस्तों अब द्विगु समास की, तो द्विगु समास क्या होता है, एक सूत्र की सहायता से हम लोग इसको समझेंगे। संख्या पूर्वो द्विगु मतलब जिस समास का पहला पद दोस्तों संख्यावाची होता है उसे दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। यह द्विगु समास कर्मधारय समास का एक भेद होता है, किंतु अपनी संख्या वैशिष्ट के कारण अलग समास के नाम से जाना जाता है। बात करें दोस्तों उदाहरण की इसके, तो इसका उदाहरण जैसे है पंचानाम पत्राणाम समाहारः, मतलब है इसका पंचपात्रम। पंचपात्रम क्या होता है दोस्तों, 5 पात्रों का समूह की बात की है। जैसे एक वर्ड है चतुर्णा, एक वर्ड है दोस्तों चतुर्णाम मार्गाणाम समाहारः मतलब चतुर्मार्गम, जहाँ पे बात करें हम लोग चौराहा की, 4 मार्गों का जो समाहार होता है। जैसे वर्ड है नवा नाम रात्रिणाम, ये क्या हो गया दोस्तों नवरात्रम। अगला वर्ड है पंचानाम वक्त्राणाम मतलब पंचवक्तम, शतानाम अब्दानाम शताब्दी की बात की गई है, त्रणानाम वेश्याम मतलब त्रिवेणी की बात की गई है यहाँ पे। दोस्तों एक वर्ड है
पंचानाम अमृतानाम मतलब पंचामृतम, यहाँ पे 5 अमृतों का समूह की बात की गई है। जैसे सप्तानाम सतानाम, ये क्या होता है, सप्तसती होता है। एक वर्ड है दोस्तों सप्तानाम अहना नाम, मतलब यहाँ पे सप्ताह की बात की गई है, 7 दिनों का समाहार की बात की गई है। सप्तसती जैसे 7 सैकड़ों का समूह की बात की गई है। अगला वर्ड है दोस्तों नवा नाम दुर्गा नाम, मतलब यहाँ पे 9 दुर्गा की बात की गई है। फिर है दोस्तों चतुर्णाम युगो नाम, मतलब चतुर्युगम, 4 युगों की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे। चतुर्णाम फलानाम समाहारः, मतलब चतुर्फलम, यहाँ पे 4 फलों के समूह की बात की गई है। फिर है पंचानाम पल्वानाम समाहारः, मतलब 5 पल्लवों की बात की गई है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं दिक् संख्ये संज्ञायाम, मतलब द्विगु समास की जो अपवाद की बात की गई है। द्विगु समास के अपवाद क्या है, यदि किसी संख्यावाची शब्द के या संख्यावाची समूह पद के पहले संख्यावाची शब्द आया हो, मतलब संख्यावाची समूह पद के पहले संख्यावाची शब्द आया हो, तो वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उदाहरण की बात करें सप्तर्षयः सप्तचा तेरिष्यः, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे बात करें यदि 2 संख्याएं एक ही साथ आएँ, 2 संख्याएं एक ही साथ आएँ और दोनों मिलकर किसी तीसरी संख्या का बोध कराएं, तो वहाँ पे भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे 2 चा 10 चा, यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो आपकी द्वादश बन जाएगी। 5 चा 10 चा, पंच 10 बन जाएगा। 9 चा नवति चा, नव नवति बन जाएगा। अगला नियम क्या है, यदि अंगुलम मतलब अंगुली की बात की गई है, शब्द के पहले संख्यावाची शब्द आया हो, तो वहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे 2 चा अंगुलम चा, 2 अंगुलम। फिर अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है, बात करते हैं चार्थे द्वंद्व। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस सूत्र में चा के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंतों का द्वंद्व समास होता है। जैसे उभय पद प्रधानो द्वंद्व, इसका मतलब क्या है, अर्थात जिस समास में उभय पद का मतलब दोनों पद या सभी पद की प्रधानता होती है, उसे आपका द्वंद्व समास कहा गया है। मतलब जिस समास के दोनों पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों को चा नामक अव्यय से जोड़ा जाता है, उसे आपका द्वंद्व समास माना गया है। द्वंद्व समास के दोस्तों 3 भेद होते हैं। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा भेद है दोस्तों समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास की। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों का अलग अलग वर्चस्व होता है, तो उसे आपका इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च, जो शब्द बनेगा राम कृष्णौ, भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ, जयश्च अयजश्च मतलब जया जयौ, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ। आगे बात करते हैं दोस्तों समाहार द्वंद्व समास की। समाहार द्वंद्व समास क्या होता है, वह समास जो अपने अर्थ के साथ साथ पूरे समूह के अर्थ का ज्ञान कराता हो, उसे दोस्तों समाहार द्वंद्व तत्पुरुष समास कहा गया है। समाहार द्वंद्व तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण की बात करें पाणिचा पादौचा, मतलब पाणिपादम, अहिश्च नकुलश्च, जो शब्द बनेगा अहिनकुलम, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। अब बात करें दोस्तों एक शेष द्वंद्व समास की, मतलब जिस समास में 2 पदों में केवल एक ही पद शेष बचता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। और जो पद शेष बचता है वह नित्य पुल्लिंगवाची होता है। उदाहरण देखिए हंसश्च हंसीचा, यहाँ पर जो शब्द बनेगा हंसौ, मयूरश्च मयूरीचा मयूरौ। अगला शब्द है दोस्तों शिवश्च शिवाचा, तो यहाँ पे शब्द बनेगा आपका शिवौ, माताचा पिताचा पितरौ,
भ्रातरः च भगिन्याश्च। यहाँ पे आपको हो गया भ्रातरौ। अब बात करते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास की। तो बहुव्रीहि समास दोस्तों क्या होता है? अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। क्या होता है दोस्तों? अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, मतलब जिस समास का अन्य पद की प्रधानता होती है, जिस समास में दोस्तों अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पदों पर निर्भर होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि या फिर तुल्य योग बहुव्रीहि। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास की। तो क्या होता है दोस्तों कि जिस समास में दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, मतलब जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियां समान होती हैं तथा अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहा गया है। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सः, तो जो शब्द बनेगा पीताम्बरा, किसके लिए बोला गया है पीताम्बरा? विष्णु जी के लिए। अगला जो समास है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां दोस्तों अलग अलग होती हैं तथा अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रपाणी, ये भी आपके विष्णु की बात की गई है। अगला जो समास है दोस्तों व्यतिहार बहुव्रीहि समास है। व्यतिहार बहुव्रीहि समास क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर शारीरिक युद्ध आदि का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर आपका व्यतिहार बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे है मुष्टिभिः प्रदृत्रिकृतं युद्धा मुष्टामुष्टि। अब बात करते हैं दोस्तों तुल्य योग बहुव्रीहि समास की। तुल्य योग बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समास में तुलना के लिए सह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसके हा का आपका लोप हो जाता है और केवल सा शेष बचता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं सपत्नी पत्न्या सहितम, सभार्या मतलब भार्या सहित। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज समास का टॉपिक कवर किया। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे सारे लोगों को लाभ मिले। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।